नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी चल रही होगी अच्छे। और आपके एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। जैसे कि आपको पता है कि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में वीएससी के अंदर यानी कि वैल्यू एडिट कोर्स के अंतर्गत एक अतिरिक्त विषय पढ़ रहे हैं जो कि 2 क्रेडिट का है। इस विषय का नाम है अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग विद एनवायरमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टेड विद एनवायरमेंट और पेपर कोड जो है 331211 या कई बार 330211 लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो एग्जाम आपका होने वाला है ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों जो छात्र हैं उसके उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो पेपर है आपका, मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ आपको। ये 2024-25 का पेपर है, जब ये कोर्स सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हुआ था। एडिशनल कोर्स है और ये जो क्वेश्चन पेपर जो है टोटल 70 मार्क्स का है। कितना? 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा दूं कितने क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन है। आप रुक के स्क्रीनशॉट लेके सारे दिशा निर्देश पढ़ लेना आराम से। तो इसमें 35 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। ठीक है, तो 2 गुणा 35 कितना हो गया? 70 हो गया। हाँ, आपके लिए एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होगी नहीं, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो पेपर है इसका ऑप्शन नंबर 4 देखिए। इस इसमें चौथा नंबर जो विकल्प है इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। चारों ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, यानी कि ये मल्टी चॉइस एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। तो अंडरस्टैंडिंग इन कनेक्टिव एनवायरनमेंट एक मल्टी चॉइस पेपर है जिसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी आप दिशा निर्देश देख लेंगे। ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपका ओल्ड पेपर है 2024-25 का। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए बड़े ध्यान से। और ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी, एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दिया गया है। इसके अंदर 12 पेज दिए गए थे इस पेपर के अंतर्गत। मैं आपको सारे 12 पेज दिखा देता हूँ। ये सारे 12 पेज है। 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 और 2 पेज इसमें रफ थे जिनकी मैंने यहाँ पे स्क्रीन नहीं ली है। ठीक है, तो आपको ये जो पेपर दिया गया है इसमें सबसे पहले आपको, जब आप पेपर देने जाओगे अंडरस्टैंडिंग कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट का, तो शायद से ये पेपर आपका 2 फरवरी को है। आप अभी से तैयारी कर लें। और ये 2024-25 का पेपर है। इसके बाद मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा 2023-24 के पेपर को और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम 22-23 के पेपर। तो हमने 3 पेपर डिस्कस करने हैं सेवल यही कोर्स के और इसमें 35 क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें तो रोल नंबर दिया गया है। आप देखिए रोल नंबर दिया गया है। आप में यहाँ पे अपने आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको फिल करना है। ठीक है, जहाँ पे रोल नंबर दिया गया है वहां पे आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद आप अपने जो बॉक्स में भी रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप साइन करेंगे जहाँ पे सिग्नेचर आपके होंगे और यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, आपका ये पेपर पूरा होगा जो 1 घंटे का होगा। 70 मार्क्स और 1 घंटे का आपका पेपर होगा। 1 घंटा का पेपर होगा। आपको ये 1 घंटे का पेपर देना होगा। ठीक है, डेट इसकी आ गई है लगभग। मैंने बता रहा हूँ 2 फरवरी इसकी डेट इस बार निर्धारित की गई जो दी है 2024-25 में। ठीक है, बिना समय गंवाए एक एक करके इसके सारे क्वेश्चन, जो 35 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन थे। आप इन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने वीडियो बनाया है और आप लोग इसको वीडियो को और अच्छे से देखेंगे ताकि इसमें से कुछ पुराने क्वेश्चन फंसे तो आप जो है उनको करने में सक्षम हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोनों मीडियम में दे रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। देखिए, मेघा पाटकर इज रिलेटेड टू, यानी कि मेघा पाटकर किससे संबंधित है। देखिए, मेघा पाटकर एक पर्यावरण कार्यकर्ता है जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो मेघा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2,
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो नोन, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है उसको दूसरा क्या, उसको उसका अन्य नाम क्या है? तो देखिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है 1972 में हुई थी। इसका दूसरा नाम मानव पर्यावरण एंड संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी है, यानी कि इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एवरी ईयर द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इट सेलिब्रेट, हिंदी में भी देख लीजिए, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? तो याद रहे, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे जो है 22 मई को बनाया जाता है, याद रहिए 22 मई को। अच्छा, 22 मई को ये पहली इसलिए बनाया जाता है कि 1992 में सबसे पहली बार कन्वेंशन पास हुआ था, और इस कन्वेंशन में यह निर्णय लिया गया था अंतरराष्ट्रीय समाज ने कि इसके बाद से जो है हम अपने अपने क्षेत्रों में पर्यावरण विविधता की रक्षा करेंगे। तो विविधता को, जैव विविधता को बचाने के लिए 1992 में पहला समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यानी कि ऊर्जा का नवीनीकरण का स्रोत क्या है? देखिए नेचुरल गैस नहीं है, कोल भी नहीं है, ऑयल एंड पेट्रोलियम नहीं है। तो ऊर्जा का जो सबसे नवीनीकरण जो सोर्स है वो है सूर्य का प्रकाश, सोलर एनर्जी जो है वो नवीनीकरण सोर्स है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग नेटवर्क ऑफ द मल्टीपल फूड चेन इज नोन एज। क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन की बात समझिए। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के मिलकर बना एक जटिल अंतःपाशित तंत्र कहलाता है। उसको उसको क्या बोलते हैं? याद रहे, खाद्य जाल बोलते हैं उसको। जब फूड चेन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि उसमें कई सारे फूड चेन मिल जाती हैं, तो फूड चेन आप बाद में जाके फूड वेब में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, खाद्य जाल। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? तो याद रहे, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, पहला है सुंदालैंड, यानी कि सुंडालैंड, इसके अंदर अंडोमान निकोबार और इंडोनेशिया के कई सारे द्वीप आ जाते हैं। दूसरा है पश्चिम घाट, तीसरा है हिमालय, और जो चौथा है हमारा इंडो बर्मा रीजन, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के सारे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के जो राज्य हैं वो आ जाते हैं। थार डेजर्ट कोई भी इंटरनेशनल हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है, कोई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है थार डेजर्ट, इसीलिए ऑप्शन सी सही रहेगा। 7 देखिए, रेड डाटा बुक इंक्लूड, यानी कि रेड डाटा बुक के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? तो याद रहे, रेड डाटा बुक के अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियों को लिया जाता है। इट लिस्ट द एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि वह प्रजातियां जो विलुप्त होने वाली हैं उनको लिया जाता है। इसके अंतर्गत रेयर और एंडेमिक स्पीसीज जैसे कि प्लांट, वनस्पति, एनिमल यानी कि जीव, फंगी यानी कि फंगस, एंड अदर ऑर्गेनिज्म को लिस्ट किया जाता है। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत रेड बुक बनाई गई है। संकटग्रस्त प्रजातियों को वनस्पति की, एल्गी की, फंगी की, इनके अंतर्गत रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ब्रूंटलैंड कमीशन किससे संबंधित है? ब्रूंटलैंड कमीशन इज रिलेटेड टू, याद रहे ब्रूंटलैंड कमीशन जो है पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण था। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आया था। किसके लिए आया था? ऑप्शन सी सही रहेगा, ब्रूकलैंड कमीशन इज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि संपोषित विकास या फिर सतत विकास के लिए आया था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ओजोन लेयर अब्सॉर्ब, हमको सबको पता है कि ओजोन लेयर जो है अल्ट्रा वायलेट रेस यानी पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो ओजोन परत किसका अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरणों का। ऑप्शन सी सही रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, इंटरसिटी ऑफ द नॉइज इज मेजर, यानी कि देखिए इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, यानी कि शोर की तीव्रता मापी जाती है। तो शोर की तीव्रता हरदम ऑप्शन बी जो है डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी। क्वेश्चन समझिए, यानी कि हरित ग्रह गैस के अभाव में पृथ्वी का तापमान होगा। यदि पृथ्वी के ऊपर हरित गैस नहीं होंगी
हरित गृह गैसेस यानी कि जलवाष्प और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है दोनों हरित गृह गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। अगर पृथ्वी में ये दोनों गैसेज नहीं होती या जलवाष्प नहीं होता या ग्रीन हाउस CO2 नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता और वो रहने के लिए योग्य नहीं होता। अगर क्योंकि पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं और पृथ्वी में जलवाष्प भी है जो कि बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, तो इसीलिए पृथ्वी का जो औसत तापमान है अभी वो 15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, लगे रहो, सुनते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन एन इकोसिस्टम ह्यूमन एक्ट एज ए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में मानव की भूमिका क्या होती है? तो याद है मानव जो है सर्वहारी है, ओमनीवोरस है। तो किसी भी पारिस्थितिक में मानव जो है ओमनीवोरस का रोल अदा करता है। वो सर्वहारी है, वो घास पत्ती भी खाता है और नॉनवेज भी खाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1986? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1986 में लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 13। तो याद रहे 1913 में 1986 में, माफ कीजिएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया था भारत सरकार ने। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। ऑप्शन सी सही रहेगा। पेज नंबर 6 में चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा की पीएच मान क्या होता है? तो याद रहे अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है हरदम 5.6 यानी कि डी ऑप्शन सही है, लेस देन 5.6 होता है। 5.6 से हरदम कम होता है एसिड रेन। एसिड रेन तब होती है जब वायुमंडल में कई सारे सल्फ्यूरिक एसिड या कई सारे प्रदूषणकारी गैसें पहुंच जाती हैं और वो वर्षा के जल को दूषित कर देती है और वर्षा का जल जो है शुद्ध जल जो है एसिड एसिड जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि प्रदूषण ना फैलाओ, प्रदूषण को रोको। ठीक है, AQI कम करो। ठीक है, 15वां देखिए, वेदर फिनोमेना अकर इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर? तो याद रहे वेदर फिनोमेना यानी कि मौसमीय घटनाक्रम वायुमंडल की किस परत में घटित होता है? तो पृथ्वी की जितना भी मौसमीय घटना होती हैं या जितने भी बरसात, जलवाष्प या फिर धुंध, पाला, ये सब जो है शोभ मंडल में होता है घटित। कहाँ होता है? शोभ मंडल में। तो पृथ्वी की पहली वायुमंडलीय परत कौन सी है? शोभ मंडल। और शोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, इन द 1935 एजी ट्रांसले कॉइन द टर्म, यानी कि 1935 में एजी ट्रांसले ने कौन सा शब्द बना दिया? तो याद है उस समय इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र 1985 में ट्रांसले साहब द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडी वाज हैपन इन जून 2013? निम्नलिखित में से कौन सी त्रासदी जून 2013 में हुई थी? हमें याद है कि 2 जून 2013 में केदारनाथ फ्लड आई थी जिसमें 5 से 7 हजार लोग मारे गए थे। और ये केदारनाथ फ्लड कहाँ आई थी? केदारनाथ घाटी में आई थी। ठीक है, मंदाकिनी नदी घाटी में आई थी। और केदारनाथ तो यहाँ इसलिए उत्तराखंड के लोगों को पता है कि ऑप्शन बी सही है, केदारनाथ कैटास्ट्रॉफी जो आई थी, ऑप्शन बी सही रहेगा, वो जून 2013 में आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ मेकिंग एनवायरमेंट स्टडी अ कंपल्सरी सब्जेक्ट वाज पास बाय। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, पर्यावरण अध्ययन को अनिवार्य विषय बनाए जाने का आदेश पारित किया गया था। तो याद रहे पर्यावरण अध्ययन को कंपल्सरी यानी कि अति आवश्यक विषय बनाने के लिए, जिसके तहत आप ये कोर्स भी पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कानून पास किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि प्रत्येक सरकार को अपने कॉलेज के स्टूडेंट को और एनसीईआरटी के स्टूडेंट को, स्कूल स्टूडेंट्स को पर्यावरण विषय जरूर पढ़ाना है। पहले ही ऑर्डर 1991 में पास हुआ, यहाँ पे लिखा है, फिर बाद में 2013 में इसको संशोधित करके
और इसको फोर्सफुली अप्लाई करवाया गया यूजीसी के द्वारा और एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इज लोकेटेड, यानी कि पर्यावरण शिक्षण केंद्र स्थित है। याद रहे, पर्यावरण शिक्षण केंद्र यानी कि सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद में स्थित है, जो कि अहमदाबाद कहां पे, गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम इज लोकेटेड एट HNBGU गढ़वाल सेंटर कैंपस। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में स्थित है। और हमको पता है कि हम सब लोग गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, HN बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो याद रहे, चौरास कैंपस जो है श्रीनगर के पास है, चौरास कैंपस नदी के उस तरफ। और यहाँ पे जो म्यूजियम है उसको बोलते हैं हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय। बी ऑप्शन सही रहेगा, म्यूजियम फॉर हिमालयन आर्कोलॉजी एंड द एंथ्रोनोग्राफी, एथनोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां, द एडवांस इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इज, तो यानी कि वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होता है। एसिड रेन, साइक्लोन भी नहीं होता, हाइल स्टॉर्म भी नहीं होता, क्लाउड बर्स्ट भी नहीं होता। तो क्या होता है, एसिड रेन। वायु प्रदूषण का दूषित प्रभाव क्या है, अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं, टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। देखिए, टिहरी डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है, 23वां क्वेश्चन। तो टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, भागीरथी नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24वां ले लीजिए, यूनाइटेड नेशन डिटरमाइन गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा सन 2015 में 17 गोल, ऑप्शन बी सही है, 17 गोल निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत यह माना गया है कि 2015 में कि हम अपने दुनिया में से पॉवर्टी, गरीबी, भूख को खत्म करेंगे, सबके लिए स्वच्छ जल लागू करेंगे, या सबको स्वच्छ जल मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवता के विकास के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए 17 गोल निर्धारित किए गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। और 25वां देखिए, अ बुक टाइटल द साइलेंट स्प्रिंग वाज रिटन बाय। तो याद रहे, साइलेंट स्प्रिंग किताब, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की जो लेखिका थी उनका नाम था रसेल कार्सन। क्या नाम था, रसेल कार्सन इनका नाम था। और ये पुस्तक जो थी, मैंने लिखा भी है, इस पुस्तक में इन्होंने यूरोप में और दूसरे विश्व युद्ध में जो डीटीटी पाउडर होता है या फिर अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का यूज किया गया था, उसकी आलोचना की थी। और उन्होंने बताया था किस तरह से जो उर्वरक है और ये डीटीटी पाउडर है, कीटनाशक और उर्वरक जिनका दूसरे विश्व युद्ध में यूज हुआ, उसने पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। तो याद रहे, रसेल कार्सन महोदया, ये लेडीज थी, महिला थी, जिन्होंने अपने लेखों से लोगों को जागरूक किया कि आप किस प्रकार से पर्यावरणीय संकट पैदा कर रहे हैं बड़ी मात्रा में डीटीटी पाउडर और कीटनाशकों का प्रयोग करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं, a famous public movement against the massive deforestation in गढ़वाल हिमालय वास। दोबारा पढ़िए, वृद्ध वन कटाव के विरोध में गढ़वाल हिमालय एक प्रसिद्ध जन आंदोलन था। तो गढ़वाल हिमालय में एक प्रसिद्ध जन आंदोलन चिपको मूवमेंट 1970 में हुआ था, याद रहेगा, ऑप्शन सी सही है। 27वां देखिए, एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटो कंजर्वेशन, यानी कि एक्सीटो कंजर्वेशन संरक्षण का एक उदाहरण है। तो एक्सीटो कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक वास के बाहर जाके संरक्षित करना। और नेचुरल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी किसी जानवर के या किसी वनस्पति के प्राकृतिक घर होते हैं। परंतु बॉटनिक गार्डन जो होते हैं, वनस्पति उद्यान, ये किसी भी जानवर के प्राकृतिक आवास नहीं होते। बॉटनिक गार्डन या फिर चिड़ियाघर, जिसको हम जू भी बोलते हैं,
ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत ऐसी स्पीसीज को लाके बसाया जाता है जो बहुत खतरे में है, बहुत ज्यादा खतरे में है और वो कभी भी लुप्त हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो याद रहे क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के ऊपर प्रतिबंध लगाने से है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में, क्योटो एक शहर है जापान का, जहां पे हरित गृह गैसों के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था। हरित पर गैसें आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, अधिक जलवाष्प। अब देखिए ये जो समझौता हुआ था 11 दिसंबर 1997 में हुआ था और इसको प्रभावी 16 दिसंबर 2015 से माना गया। इसके अंतर्गत यह शर्त रखी गई थी कि प्रत्येक देश अपने अपने राष्ट्र में 5% ग्रीन हाउस गैसों का कम करेगा 1990 के लेवल से, और यह लक्ष्य 5 साल के अंदर पूरा करना था 2008 से 2012 में। भारत भी इसका सिग्नेचरी है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन, चाल खाल इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, यानी कि चाल खाल परंपरागत विधि है। तो याद रहे चाल खाल जो है जल संग्रह की पारंपरिक विधि है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल वाज, प्रथम पालतू जानवर क्या था? देख मनुष्य ने अपने क्रम विकास में सबसे पहले जो जानवर पालतू बनाया वो था कुत्ता। उसके बाद मनुष्य ने भेड़ों को और बकरियों को पालतू बनाया। तीसरा देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, ये एनर्जी पिरामिड मेरे द्वारा बनाया गया है। ऊर्जा पिरामिड में सदैव सीधा होता है। ठीक है, यानी कि जो उत्पादक होते हैं उनका वेट अर्धमा होता है और ऊपर के लेवल जैसे बढ़ते जाते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 10% के हिसाब से कम होती चली जाती है। ये हरदम इसका आंसर ए रहेगा। 32वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो याद रहे वाटर वेपर जो है सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, मैं बार बार बता चुका हूं, जलवाष्प। 33वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्स। तो याद रहे फॉरेस्ट जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 34वां देखिए, डेंसिंग कैट डिजीज इज काउज्ड बाय, डेंसिंग कैट डिजीज जो है मरकरी, पारे से होती है। ठीक है, 35वां देखिए, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च। स्वच्छ भारत, और अंतिम क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इस प्रकार से ये आपका अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिविटी एनवायरनमेंट का पेपर था। हमने पूरा डिस्कस कर लिया इसके आंसर। आप इंतजार कीजिए, हम नेक्स्ट पेपर के साथ आपको मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को। नमस्कार, धन्यवाद।